बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, जिसका कोर्स कोड है CSE 348। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर बासित रज़ा। I am working as assistant professor in ComSets Institute of Information Technology, Islamabad. First of all, we will discuss the course outline of this subject. In this course, we will follow the mentioned book, Cryptography and Network Security, 5th edition by William Stalling. The book is organized into 7 parts. Now we will see what are the 7 parts that we will discuss in the whole course. Part 1. Part 1 is symmetric ciphers. Symmetric ciphers, if we go in detail of these topics, this will provide a survey of symmetric encryption, including classical and modern algorithms. The emphasis is on 2 most important algorithms. One is the data encryption standard DES, and the other is advanced encryption standard AES. This part also covers the most important stream encryption algorithm RC4 and the important topics of pseudo random number generation. Second part, part 2, this is asymmetric ciphers. सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें asymmetric ciphers के हवाले से हम चीज़ों को देखेंगे which provide a survey of public key algorithms. हम public key algorithms उसके बारे में हम डिटेल सर्वे देखेंगे, एंड इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स इंक्लूड हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है RSA, रिविस्ट, शेमर, एडिलमैन, ये एल्गोरिथम इसको देखेंगे, एंड एलिप्टिक कर्व। जो थर्ड पार्ट है उसमें हम क्रिप्टोग्राफिक डाटा इंटेग्रिटी एल्गोरिथम्स को देखेंगे। तो ये भी हम इसमें डिटेल्ड सर्वे देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। दिस पार्ट then covers 2 approaches to data integrity then that rely on cryptographic hash functions, message authentication codes and digital signatures. पार्ट 4 में हम म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बात करेंगे कि म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है। तो इसमें की मैनेजमेंट और की डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट के हवाले से हम इस पूरे पार्ट में हम चीज़ों को, मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन कवर यूज़र अथेंटिकेशन टेक्निक्स। जो पार्ट 5 है, दिस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी. दिस एग्जामिन्स द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ओवर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स. नेटवर्क के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर जो सारी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, उस हवाले से हम चीज़ों को देखेंगे, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे. टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हम कवर करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी है, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी है, ईमेल सिक्योरिटी है, एंड IP सिक्योरिटी. पार्ट 6 में हम सिस्टम की सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे. सिस्टम सिक्योरिटी that deals with security facilities designed to protect a computer system from security threats. हम जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं उनको हम उन चीज़ों को देखेंगे, जिसमें इंट्रूडर्स का हो सकता है, वायरसेस, वॉर्म्स, इन चीज़ों को हम देखेंगे. हम आगे चैप्टर्स में जब हम कोर्स को लेके चलेंगे उनमें हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि इंट्रूडर्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल्स देखेंगे. एंड दिस पार्ट आल्सो लुक्स ए फायरवॉल टेक्नोलॉजी. तो इसमें फायरवॉल टेक्नोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट जो है वो पार्ट 7 लीगल एंड इथिकल इश्यूज. सिक्योरिटी के हवाले से लीगल और इथिकल जो इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे
that deals with legal ethical issues related to computer and network security। जो security से related जितने भी legal and ethical issues हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये 7 जो पार्ट्स हैं इनको हमने देखना है कि जो हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा की सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के हवाले से इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये रिलेट कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट से और हम देखेंगे कि हम डाटा को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर कि ओवरऑल इस कोर्स में हम क्या स्टडी करेंगे, कोर्स की क्या आउटलाइन होगी, उसमें क्या टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को हम किस तरह कवर करते हुए डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। ओके, चैप्टर वन हमारा ओवरव्यू का चैप्टर होगा जिसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, इनको स्टडी करेंगे। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसको हम देखेंगे कि OSI सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। देन सिक्योरिटी के अटैक्स को देखेंगे कि किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। देन सिक्योरिटी सर्विसेज, वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हम सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, हम वो कौन से मैकेनिज्म हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। देन एक मॉडल है जो हम उसको देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स हम इसमें रिकमेंडेड रीडिंग्स जो होंगी एंड जो वेबसाइट्स हैं जहां से हम इससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन ले सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमें इस पूरी डोमेन का एक कम्प्रीहेंसिव नॉलेज मिल सके। फिर की टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे और कुछ इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनको हम एज ए रिव्यू क्वेश्चन स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हमें वो क्वेश्चंस उनको हम आंसर कर सकें। ये चैप्टर 1 का ओवरव्यू है। देन पार्ट 1 सिमेट्रिक साइफर्स के ऊपर अब हम स्टेप वाइज जो 7 पार्ट्स जो प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किए उनको हम देखते हैं कि हम हर पार्ट में किन किन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं या कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हम इस बुक में विलियम स्टैलिंग की इस बुक को हम फॉलो करते हुए उसके चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो है बेसिकली क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स के ऊपर है, डाटा से रिलेटेड जो हम डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम बाद में हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि इंक्रिप्शन क्या है और जो इससे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें कि डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन के मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं वो हम कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उनको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। सिमेट्रिक साइफर मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स हैं, फिर देन ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स हैं। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो हम इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। डाटा की इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होने वाली टेक्निक में रूटर मशीन भी यूज़ होती है। देन स्टिग्नोग्राफी, ये भी एक टेक्निक है जो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है। देन हम रिकमेंडेड रीडिंग्स को भी डिस्कस करेंगे और जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनको भी हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके से इस चीज़ को या इसकी एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं। की टर्म्स और रिव्यू क्वेश्चंस एट द एंड हम उनको भी देखेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। नाउ चैप्टर 3, ये ब्लॉक साइफर एंड डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ब्लॉक साइफर क्या होते हैं या डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में उन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे। ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल्स क्या हैं। देन डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES स्टैंडर्ड्स क्या हैं उनको हम देखेंगे। देन इसके बाद हम एक एग्जांपल भी कर लेंगे जो DES से रिलेटेड हमें इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ DES, कितना इसमें स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है ये DES स्टैंडर्ड, जो हम किसी भी
इंक्रिप्शन, किसी भी डाटा की इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करें तो कितना स्ट्रॉन्ग ये होगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो डिफरेंशियल एंड लीनियर क्रिप्टा एनालिसिस। हम इसमें मैथमेटिकल बहुत सी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं इन्वॉल्व हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंशियल या लीनियर हम कैसे क्रिप्टोग्राफी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देन ब्लॉक साइफर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, उनको हम देखेंगे। रिकमेंडेड रीडिंग एंड वेबसाइट्स, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम डाटा की इंक्रिप्शन कर सकते हैं या ब्लॉक साइफर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चन एट द एंड, उनको भी हम देखेंगे। चैप्टर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन नंबर थ्योरी एंड फाइनाइट फील्ड। इंक्रिप्शन के अंदर हमारे पास बहुत से मैथमेटिक्स और नंबर थ्योरी इसमें इन्वॉल्व है, जो हमें मुख्तलिफ जो एल्गोरिदम हैं जो इसके बैक पे अप्लाई होते हैं, इंक्रिप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें नंबर थ्योरी यूज़ हो रही होती है। तो हम उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को पहले देखेंगे, क्या वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड देन वो किस तरीके से डाटा की सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन में उनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें डिविजिबिलिटी एंड द डिवीजन एल्गोरिदम है, उसको हम देखेंगे, वो क्या एल्गोरिदम है, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है डाटा की इंक्रिप्शन के लिए। दैन यूक्लिडियन एल्गोरिदम, वो भी इसमें यूज़ होता है, उसकी हम डिटेल्स को देखेंगे। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स को हम इन चीज़ों को, इसको भी स्टडी करेंगे। ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स, ये क्या होते हैं, ये हमारे कोर्स के पार्ट है। दैन फाइनाइट फील्ड ऑफ द फॉर्म, जिसे हम GFP कहेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। पॉलिनॉमियल अरिथमेटिक्स, ये कैसे अप्लाई होते हैं, क्या होते हैं और कैसे अप्लाई होंगे। दैन फाइनाइट फील्ड ऑफ द फॉर्म GF2N, ये भी हमारी डिस्कशन में होगा। एंड मीन्स के नंबर थ्योरी से रिलेटेड हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंक्रिप्शन में इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, उन सबको देखेंगे कि किस लेवल तक और किस हद तक ये सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। फिर रिकमेंडेड रीडिंग्स एंड वेबसाइट्स, उनको हम देखेंगे। एंड एट द एंड जो की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 हमारा डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के रिलेटेड जो चैप्टर 5 है वो है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स वो क्या हैं, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसमें है कि द ओरिजिन ऑफ AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का ओरिजिन क्या है। देन उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, AES राउंड फंक्शंस, उसमें जो है उसको वो कैसे फंक्शन वर्क करता है उसको हम देखेंगे। एंड देन AES की एक्सपेंशन, यहाँ पे की के हवाले से इंक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे कि वो उसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। देन AES एग्जाम्पल के थ्रू हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है। AES की इम्प्लीमेंटेशन को भी हम देखेंगे कि हाउ AES कैन बी इम्प्लीमेंटेड। रिकमेंडेड रीडिंग एंड वेबसाइट्स यहाँ पे हम देखेंगे। एंड देन की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 6 है, जिसको हम डिटेल से देखेंगे इंक्रिप्शन के हवाले से। तो यहाँ पे चैप्टर 6 जो है वो ब्लॉक साइफर ऑपरेशंस के हवाले से है कि ब्लॉक साइफर के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है मल्टीपल इंक्रिप्शन एंड ट्रिपल DES, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, देन साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। ये डिफरेंट मोड्स हैं जो हम ब्लॉक साइफर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइफर फीडबैक मोड, साइफर देन आउटपुट फीडबैक मोड, काउंटर मोड। ये डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं जिनको हम डिटेल से देखेंगे कि हम किसी भी साइफर ब्लॉक के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन XTS मोड फॉर ब्लॉक ओरिएंटेड स्टोरेज डिवाइसेस,
उन टॉपिक्स को हम देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर XDS मोड अप्लाई किया जा सकता है। रिकमेंडेड वेबसाइट्स में उनको भी देखेंगे कि उसमें इनकी क्या डिटेल्स हैं, सो दैट हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन जिन जगहों पे अप्लाई हुए हैं हम उनको ऑनलाइन देख सकें। की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चंस, इनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7। इस बुक का जो चैप्टर 7 है वो सूडो रैंडम नंबर जनरेशन के हवाले से है एंड स्ट्रीम साइफर। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सूडो रैंडम नंबर जनरेशन उनको हम देखेंगे कि क्या उसके रूल रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स वो देखेंगे कि कौन कौन से इस वक्त बन चुके हैं और उससे हम ये नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। देन ब्लॉक साइफर को यूज़ करते हुए हम सूडो नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। स्ट्रीम साइफर्स क्या होते हैं उनकी डिटेल्स। देन RC4 उसको हम देखेंगे। ट्रू रैंडम नंबर्स को डिस्कस करेंगे एंड रिकमेंडेड रीडिंग्स देखेंगे कि उसमें किस तरीके से इन सारे टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया गया है। देन की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चन वो भी हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 के बाद हम चैप्टर 8 जो है वो हमारा पार्ट 2, हम 7 पार्ट्स को डिस्कस किया था, पार्ट 2 हमारा जो है एसिमेट्रिक साइफर के ऊपर है। पार्ट 1 जो है वो सिमेट्रिक साइफर्स हैं, पार्ट 2 एसिमेट्रिक साइफर्स। चैप्टर 8 में है मोर नंबर थ्योरी। इसमें नंबर थ्योरी और फर्दर कहाँ अप्लाई हो रही है, तो इसमें है प्राइम नंबर्स, फॉर्मेट्स एंड यूलर थ्योरम्स इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। टेस्टिंग फॉर प्राइमेलिटी, देन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये इसमें अप्लाई होता है। डिस्क्रीट लॉगरिथम्स ये अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर थ्योरी बहुत से कॉन्टेक्स्ट में इसमें अप्लाई हो रही है, जो हमें डाटा की इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी में हमें साइफर टेक्स्ट बनाने में हेल्पफुल कर सकती है। देन हमारे पास इसकी रिकमेंडेड रीडिंग एंड वेबसाइट्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको हम देखेंगे और की टर्म्स और रिव्यू क्वेश्चन वो हम उनको डिस्कस एंड एनालाइज करेंगे। अब चैप्टर 9 है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एंड RSA। चैप्टर 9 में हम किन टॉपिक्स को देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम कि उनके क्या रूल रेगुलेशन है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स के, पब्लिक की क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। देन RSA एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम RSA एल्गोरिदम को हम डिटेल से देखेंगे, उसके अंदर क्या स्टेप्स हैं, कैसे डाटा को इनक्रिप्ट किया जा रहा होता है, और इसी से रिलेटेड रिकमेंडेड रीडिंग्स एंड वेबसाइट्स उसमें फर्दर चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। एट द एंड हम की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 पे आ जाते हैं। चैप्टर 10 हमारा जो है वो अदर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। अदर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम बेसिकली उसके अंदर हम डेफी-हेलमन की एक्सचेंज उन चीज़ों को हम लेके चलेंगे, अलगैमल क्रिप्टो सिस्टम्स, फिर एलिप्टिक कर्व अरिथमेटिक, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करते हुए इसमें डिफरेंट जो पब्लिक की मेथड्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सूडो रैंडम नंबर जनरेशन बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक साइफर, सिमेट्रिक साइफर में भी देखेंगे और एसिमेट्रिक साइफर में भी हम देखेंगे कि सूडो रैंडम नंबर जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं। देन हम रिकमेंडेड रीडिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक उसको भी हम स्टडी करेंगे एंड रिव्यू क्वेश्चंस उनको भी हम देखेंगे। अब हमारा आ जाता है पार्ट 3 क्रिप्टोग्राफिक डाटा इंटीग्रेशन एल्गोरिदम्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं। किसी भी हम डाटा के अंदर कोई इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहें, इंक्रिप्शन अप्लाई करना चाहें तो हम कौन से एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। उसमें चैप्टर 11 क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस के ऊपर है। उसमें हम ये देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन कहाँ पे अप्लाई हुआ है, उसकी सारी एप्लीकेशंस को हम देखेंगे।
2 सिंपल हैश फंक्शंस, उनको स्टडी करेंगे। देन रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी, रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी हमारा इसमें देखेंगे कि क्या है। हैश फंक्शन बेस्ड ऑन साइफर ब्लॉक चेनिंग, सिक्योर हैश एल्गोरिदम SHA, इसको हम डिस्कस करेंगे। SHA-3 जो है उसका वर्जन, उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम क्रिप्टोग्राफिक डाटा इंटेग्रिटी एल्गोरिदम्स उनको डिटेल से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हमारे पूरे कोर्स में क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम इंक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सेम हम रिकमेंडेड रीडिंग्स एंड वेबसाइट उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, उनको भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो किस तरह वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। देन की टर्म्स और रिव्यू क्वेश्चन को हम डिस्कस एंड एनालाइज करेंगे। चैप्टर 12 जो है मैसेज अथेंटिकेशन कोड से रिलेटेड है। जब मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग की बात होगी तो यहाँ पे हम अथेंटिकेट कैसे करेंगे, एक मैसेज दूसरी साइड पे सेंड या रिसीव हो गया है। तो इसमें हम देखेंगे, एक एग्जांपल के साथ चलेंगे जब हम इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे कि मैसेज सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कैसे अथेंटिकेट होगा कि दोनों साइडों पे सेंडर एंड रिसीवर, सेंड करने वाला है और रिसीव करने वाला दोनों अथेंटिकेटेड हैं। तो इसमें यह है कि हम सबसे पहले देखेंगे मैसेज अथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, मैसेज अथेंटिकेशन फंक्शंस क्या क्या हैं, देन इसके अथेंटिकेशन के कोड्स क्या क्या हैं, सिक्योरिटी ऑफ मैक्स उनको हम देखेंगे, मैक बेस्ड ऑन हैश फंक्शन जिन्हें H मैक कहेंगे, मैक मैसेज अथेंटिकेशन कोड, एंड देन मैक्स बेस्ड ऑन ब्लॉक साइफर जिसे DAA एंड C मैक हम कहेंगे। इन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर मैसेज अथेंटिकेशन। देन अथेंटिकेटेड इंक्रिप्शन CCM एंड GCM, उसको हम डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होते हैं या इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। सूडो रैंडम नंबर जनरेशन यूजिंग हैश फंक्शन एंड मैक, अब हम मैसेज अथेंटिकेशन कोड के थ्रू हम कैसे सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। रिकमेंडेड रीडिंग्स इसमें देखेंगे, फर्दर हम इन टॉपिक्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे अप्लाई हुए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, एंड देन एट द एंड हम की टर्म्स को देखेंगे और रिव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस एंड एनालाइज करेंगे। चैप्टर 13 डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। इंक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज़ होती है। तो अलगैमल डिजिटल सिग्नेचर स्कीम क्या है, कैसे हम डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। शनोर डिजिटल सिग्नेचर स्कीम क्या है, डिफरेंट स्कीम्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। देन उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड DSS, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देन रिकमेंडेड रीडिंग एंड वेबसाइट्स जो इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने या उनको फर्दर एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगी, उनको हम देखेंगे। एंड एट द एंड हम की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। अब पार्ट 4 की बात करेंगे। 7 पार्ट में से जो पार्ट 4 है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का है। म्यूचुअल ट्रस्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उसमें चैप्टर 14 है जो की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है, एक हमारे पास एक मैसेज सेंडर है, दूसरा मैसेज रिसीवर है। अब इन दोनों के दरमियान किस तरीके से हम एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं सो दैट जो सेंडर है रिसीवर की तरफ किस तरह का मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर वही है जिसको सेंड किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा की का, ठीक है। की मैनेजमेंट इसमें कैसे अप्लाई होगी और उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे कि सेंडर जो है रिसीवर को कैसे की वो करेगा सो दैट हमारे पास की मैनेजमेंट प्रॉपरली होगी, तो हमारे पास मैसेज सिक्योरली दूसरे रिसीवर के पास पहुंच जाए। इसमें हम सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन उसको हम स्टडी करेंगे। सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग
एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी हम इसको देखेंगे, सिमेट्रिकली कैसे कर रहा है, एसिमेट्रिक कैसे कर रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको स्टडी करेंगे। फिर डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेट्स की बात होगी, हम X.509 सर्टिफिकेट्स उनको हम डिस्कस करेंगे, ये सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और कैसे ये दो पार्टीज़ के दरमियान इनको हम यूज़ कर सकते हैं। दैन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे। एट द एंड हम रिकमेंडेड रीडिंग बुक्स उनको इन टॉपिक्स को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए हम उनको स्टडी करेंगे। की टर्म्स और रिव्यू क्वेश्चंस एट द एंड हम उनको एनालाइज करेंगे। अब हम देखते हैं कि चैप्टर 15 में यूज़र अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, कौन कौन से यूज़र अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। इस चैप्टर में हम रिमोट यूज़र अथेंटिकेशन प्रिंसिपल्स को हम पहले देखेंगे, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। देन रिमोट यूज़र अथेंटिकेशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, कैरबरॉस, ये क्या टॉपिक है, इसको हम देखेंगे कि कैरबरॉस किस तरह अथेंटिकेशन में यूज़ किया जाता है, क्या मेथड है। देन रिमोट यूज़र अथेंटिकेशन यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज़ होती है, इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे इंक्रिप्शन के अंदर या डाटा सिक्योरिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड रीडिंग एंड वेबसाइट्स को हम देखेंगे एंड देन की टर्म्स को डिस्कस करेंगे। नाउ पार्ट 5 क्या है, नेटवर्क एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। नेटवर्क एंड इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी क्या है, वेब सिक्योरिटी के इश्यूज क्या हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL उसको हम देखेंगे। देन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS, इस चीज़ को हम देखेंगे। HTTPS, जो हम वेबसाइट्स जब भी ब्राउज करते हैं तो HTTPS ये क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सिक्योर शेल SSH ये क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इस चैप्टर के हवाले से फिर हम जितनी भी हमारे रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप इस पूरे टॉपिक के हवाले से एक अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और फिर एट द एंड जो की टर्म्स यहाँ पे यूज़ होंगी उनको हम देखेंगे और जितने रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे सो दैट हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और अप्लाई कर सकें। नाउ चैप्टर 17 जो है वो हमारा वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर है। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, हमारे पास डिफरेंट IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए उसको अप्लाई करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास IEEE का 802.11 वायरलेस लैन ओवरव्यू यहाँ पे हम देखेंगे और IEEE का 802.11i जो कि वायरलेस लैन सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, उसको हम देखेंगे कि ये क्या स्टैंडर्ड है और इसमें किन किन चीज़ों को देखा जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, उसका ओवरव्यू लेंगे। वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, उसके ऊपर बात करेंगे। वेब एंड टू एंड सिक्योरिटी इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पास अगर हमारे नेटवर्क जो है वो भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली ये हमारे डाटा के ऊपर भी इसका अफेक्ट होगा। रिकमेंडेड रीडिंग एंड वेबसाइट्स को हम देखेंगे एंड एट द एंड हम की टर्म्स और इसके रिव्यू क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। नाउ चैप्टर 18 जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड है। इसमें हम मुख्तलिफ जो प्रिटी गुड प्राइवेसी जैसे PGP हम कहेंगे उनको हम देखेंगे। SMIME कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल DKIM, ये इन टॉपिक्स को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया गया है। देन हम डिफरेंट वेबसाइट्स में
इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं और किन किन जगहों पे इनको यूज़ किया जा रहा है। की टर्म्स एंड रिव्यू क्वेश्चन एट द एंड इस चैप्टर से रिलेटेड उनको हम देखेंगे। चैप्टर 19 आईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी का सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे, देन आईपी सिक्योरिटी पॉलिसी उनको हम स्टडी करेंगे, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लेके चलेंगे। इंटरनेट की एक्सचेंज, क्रिप्टोग्राफिक सूट्स, इन डिफरेंट टॉपिक्स को हम आईपी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। एट द एंड हम रिकमेंडेड रीडिंग और की टर्म्स को हम देखेंगे और रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल जितना भी कोर्स है वो इसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा है कि ये पार्ट 7 के अंदर हमारे ये 19 चैप्टर्स हैं जिनको हम लेके चलना है और इनके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, इनके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनको हम देखेंगे सो दैट हमारा जो डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के हवाले से जो ब्रॉडर डोमेन है उसको हम कवर करेंगे। ओके, चैप्टर 0, दिस इज द रीडर्स गाइड। यहाँ पे एक कोटेशन है जिसको हम देखते हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट रिलेटेड कोटेशन है। द आर्ट ऑफ war teaches us to rely not on the likelihood of the enemies not coming। मतलब हम जो वार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक है कि हम इस चीज़ पे हम वो रिलाई नहीं कर सकते कि जी एनिमीज़ जो आपका दुश्मन है वो नहीं आएगा, बट ऑन आवर ओन रेडीनेस टू रिसीव हिम। बट हमें खुद रेडी होना चाहिए कि किसी टाइम पे भी जो एनिमी है, दुश्मन है, वो अटैक कर सकता है, नॉट ऑन द चांस ऑफ हिज नॉट अटैकिंग। अब हमें इस चीज़ पे ये नहीं चांस लेना चाहिए कि वो अटैक नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए या नहीं करेगा, बट रादर ऑन द फैक्ट दैट वी हैव मेड आवर पोजीशन अनअसेसेबल। बल्कि हमें इस फैक्ट पे बिलीव करना चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है उसको हम अनअसेसेबल करें। हम इस चीज़ पे रिलाई ना करें कि हमारा कोई एनिमी नहीं है या हमें कोई एनिमी हमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट हमें इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम अपनी इतनी सिक्योरिटी करें, अपने आप को इतना सेफ करें सो दैट कोई अटैक हम पे हो ही ना सके, और अगर अटैक होता है तो हम उससे अपने आप को सेफ कर सकें। तो यहाँ इस चीज़ से हम, इस कोटेशन से हम देख सकते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो, हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर हो, रादर दैन कि उसके ऊपर अटैक हो और हम उसको वो फिर सेव करें। तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सिस्टम, हम ऐसे उसके ऊपर कोई टेक्निक्स, एल्गोरिदम अप्लाई करें सो दैट हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो, हम उसको किसी तरीके से इंक्रिप्शन के थ्रू हम उसको अपना सिक्योर कर लें और किसी भी हम अटैकर से हम अपने डाटा को सेव कर सकें। रोड मैप, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका रोड मैप क्या है। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। यहाँ पे 4 टॉपिक फॉलो करते हैं। इन 4 टॉपिक्स को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से या क्या है ये टॉपिक्स, इनकी डिटेल्स क्या है, जो कि हमारे डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स, cryptographic algorithm basically it is a study of technique for ensuring the secrecy and authenticity of information। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कितनी अथेंटिक है, उसकी अथेंटिसिटी को हम इंश्योर करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को हम इंश्योर करते हैं। तो इसमें 3 एरियाज हैं। द 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी इन दिस कैटेगरी आर, कौन से हैं? सबसे पहले सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, asymmetric encryption and then cryptographic hash functions। 3 main areas हैं, and the cryptographic hash function with the related topic of message authentication codes and digital signature।
अब म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है? बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम फॉर प्रोवाइडिंग म्यूचुअल ट्रस्ट इन टू मेन एरियाज। दो मेन एरियाज हैं, उनके दरमियान क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप होता है। फर्स्ट, की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन इंक्रिप्शन कीज यूज्ड बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंटिटीज। अब जो कम्युनिकेशन जो एंटिटीज हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, उनके दरमियान म्यूचुअल इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? फर्स्ट पॉइंट है की मैनेजमेंट, उन दोनों के दरमियान कैसे की मैनेज की जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है? यूजर ऑथेंटिकेशन डील्स विद एस्टैब्लिश ट्रस्ट इन द आइडेंटिटी ऑफ ए कम्युनिकेटिंग पार्टनर। अब उसमें ऑथेंटिकेशन को भी, सेकंड जो पॉइंट है उसको भी इंश्योर करना है। सो की मैनेजमेंट एंड ऑथेंटिकेशन, ये दो चीज़ें हैं जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करती हैं बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज। थर्ड पार्ट है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से है, तो कवर्स द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क एप्लीकेशन। मीन्स के हमारा जो नेटवर्क है, अगर हम अपनी डाटा को सिक्योर करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा नेटवर्क भी सिक्योर हो। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं जो हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस के अंदर मिल सकती हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर को भी सिक्योर होना चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? द टर्म रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर अगेंस्ट इंट्रूडर्स। फॉर एग्जांपल हैकर्स, हमने अपने कंप्यूटर्स को हैकर से सेव करना है, उनको सिक्योर करना है। एंड द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल वायरसेस, उससे भी सेव करना है, क्योंकि हमारा डाटा उस वक्त तक सिक्योर नहीं हो सकता जब तक हमारा पूरा नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा, हमारा पूरा कंप्यूटर सिक्योर नहीं होगा। सो इस तरीके से हम हैकर्स से अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, वायरसेस से अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो टिपिकली द कंप्यूटर to be secured is attached to a network and bulk of the threats arise from the network. Okay, तो नेटवर्क के ऊपर इस चीज़ का डेफिनेटली चांस है कि उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। तो हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रोड मैप में हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स, वो किस तरीके से हम उनको यूज़ करें, जिसमें हमने देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन करें, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन करें, या कोई इसमें क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन अप्लाई करें। म्यूचुअल ट्रस्ट सेंडर एंड रिसीवर दोनों पार्टीज़ के दरमियान कैसे डेवलप हो, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स को देखा, की मैनेजमेंट होनी चाहिए एंड देन यूज़र ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात को देखा कि नेटवर्क सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारा डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन को सेव करती है। अगर नेटवर्क सिक्योर होगा तो देन हमारा डाटा भी सिक्योर होगा। एंड देन कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात है, अगर हमारा कंप्यूटर सिक्योर है हैकर्स से, वायरसेस से, देन डेफिनेटली ये इसका इफेक्ट या इसका इम्पैक्ट जो है वो डाटा के ऊपर होगा। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी हैं जो इस फील्ड में डाटा की सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के हवाले से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, NIST, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट इस टाइप के स्टैंडर्ड्स बनाती है जिनको सारी कम्युनिटी फॉलो करती है। दैन इंटरनेट सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, ISOC यह ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर, ITUT, ये है हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड कॉमनली नोन ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO के हम बहुत से स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम डाटा की सिक्योरिटी और इस कॉन्टेक्स्ट में
इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ओके, अभी तक हमने इस सब्जेक्ट के हवाले से डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के हवाले से ओवरऑल इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटलाइन को हमने देखा एंड देन इसकी इम्पोर्टेंस को देखा और इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, मेन थीम है, उसको हमने देखा। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और इसके अंदर जो बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, उनको चैप्टर 1 में हम देखते हैं। चैप्टर 1 हम इंट्रोडक्शन इसका हम एक कोटेशन से करते हैं। कोटेशन बेसिकली क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ स्पेस, टाइम एंड स्ट्रेंथ that must be considered as the basic element of this theory of defense makes this a fairly complicated matter। अब ये है कि अगर हम इस थ्योरी को देखें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं, टाइम, स्पेस एंड स्ट्रेंथ, 3 चीज़ें हैं। Consequently, it is not easy to find a fixed point of departure। अब ये है कि ये तीनों जो है इनमें ट्रेड ऑफ है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम तीनों को 100% अचीव नहीं कर सकते। मतलब स्पेस, टाइम एंड स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमें किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक चीज़ अच्छी हमारी होगी, दूसरी थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, तो हमें कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जी कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर। कंप्यूटर सिक्योरिटी, द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन automated information system in order to attain the applicable objective of preserving the integrity, availability and confidentiality of information system resources includes hardware, software, firmware, information, data and telecommunication। जब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हम डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, या डाटा के लिहाज से हम देखें तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, सेकंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और थर्ड है कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो हम ये समझे कि हमारा सिस्टम सिक्योर है। कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर डायग्राम है, इसको हम देख सकते हैं कि डाटा एंड सर्विसेज के हवाले से बात करें तो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी का एस्पेक्ट इसमें एग्जिस्ट करता है, अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है एंड देन इंटेग्रिटी। अगर हमारे पास डाटा से रिलेटेड ये तीनों एस्पेक्ट हमें मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस डाटा की सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं ये किस तरह सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं या कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये तीनों किसी भी डाटा की सिक्योरिटी के लिए। इसको हम CIA ट्रेड कहेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड authentication trade, CIA। These 3 concepts form what is often referred to as CIA trade, figure above। The 3 concepts embody the fundamental security objective for both data and for information and computing services। FIPS PUB 199 provides a useful characterization of these 3 objectives in terms of requirement and the definition of a loss of security in each category। CIA ट्रेड के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है और वो कैसे मेजर की जाती है या कैसे अचीव की जा सकती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कवर्स बोथ डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, इन दोनों को कवर करती है। प्रिजर्विंग ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन।
A loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of information. अब confidentiality कैसे डिस्क्लोज हो सकती है या कैसे ख़त्म हो सकती है? अगर हम उसे अनऑथराइज एक्सेस दे दें, हम किसी को अनऑथराइज एक्सेस देंगे देन वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। इंटेग्रिटी को हम देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट है जो सिक्योरिटी में बहुत अहम है। इंटेग्रिटी कवर्स बोथ डाटा एंड सिस्टम इंटेग्रिटी। हमें डाटा की इंटेग्रिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से सिस्टम की इंटेग्रिटी भी इम्पॉर्टेंट है। गार्डिंग अगेंस्ट improper information modification or destruction and includes ensuring information non-repudiation and authenticity. A loss of integrity is the unauthorized modification or destruction of information. अब integrity कैसे लॉस हो सकती है? इंटेग्रिटी जो इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है डाटा की या सिस्टम की, कि अगर हम उसकी प्रॉपर मॉडिफिकेशन इन टाइम नहीं कहते देन हमारे पास इसका इंटेग्रिटी लॉस हो सकती है। अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं। अवेलेबिलिटी इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ए लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी इज द डिसरप्शन ऑफ एक्सेस to or use of information or an information system. हमारी सिक्योरिटी कब हम अचीव कर सकते हैं? उसकी अवेलेबिलिटी पे। Although the use of CIA trait to define security objective is well established, some in the security field feel that additional concepts are needed to present a complete picture. तो इस अभी हमने कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की, इंटेग्रिटी की बात की, अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें अगर हमें किसी सिस्टम में मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा डाटा या वो सिस्टम कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रेटेड है और अवेलेबल है तो सिक्योर है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़, तीनों कॉन्सेप्ट उसके अंदर हमें मिलते हैं तो देन हम उसे सिक्योर कह सकते हैं। बट ये है कि अब कुछ और कॉन्सेप्ट भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो भी उसके अंदर हों देन हमें सिक्योरिटी, हम उसको ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। तो बाकी दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें एक है ऑथेंटिसिटी। एक्सपर्ट्स का है कि ऑथेंटिसिटी भी इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑथेंटिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल to be verified and trusted, confidence in the validity of a transmission, a message or message originator. अब जो मैसेज सेंडर एंड रिसीवर है उनके दरमियान अथेंटिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर इसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो हमें सिक्योरिटी, डाटा की या सिस्टम की सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। द सिक्योरिटी गोल दैट generates the requirement for action of the entity to be traced uniquely to that entity. अब हम बात करेंगे levels of impact की। Level of impacts क्या हैं? Can be defined 3 level of impact from a security breach. Security point of view से किस level की security? अब हम ये तो बात कर रहे हैं कि हम उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, अथेंटिसिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। आगे ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट फिर हमें ये देखना होगा कि इसकी किस लेवल की हम इसके अंदर सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देयर आर 3 लेवल्स। 1 इज़ द लो लेवल, 2nd इज़ द मॉडरेट लेवल, 3rd इज़ द हाई लेवल। अब हम देखते हैं कि लो, मॉडरेट और हाई लेवल क्या है। लो लेवल है द लॉस could be expected to have limited adverse effect on organizational operations, organizational assets और individuals। तो इसमें लेस जो है वो लॉस के चांसेस है। तो a limited adverse effect means that for example the loss of confidentiality, integrity or availability
माइट कॉजेस इफेक्ट। तो इन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो CIA ट्रेड्स है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो उससे फर्स्ट ये है कि डिग्रेडेशन, लो लेवल में क्या इफेक्ट हो सकता है, डिग्रेडेशन इन मिशन कैपेबिलिटी टू एन एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज able to perform its primary function but effectiveness of the function is noticeably reduced। तो उससे यह है कि जो effectiveness है वो reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर हम उसे low level पे रखेंगे। फिर result in minor damage to organizational asset, फिर result में भी definitely उसका effect होगा अगर उसकी हम confidentiality या availability उसको low रखते हैं। सेम इसका इम्पैक्ट अगर लो हो तो रिजल्ट इन माइनर फाइनेंशियल लॉस, ये भी हो सकता है कि हमें फाइनेंशियल लॉस के हवाले से बात हो सकती है। एंड लास्ट ये भी हो सकता है कि माइनर हार्म टू इंडिविजुअल, अगर हम उसकी CIA ट्रेड को लो रखते हैं उसका इम्पैक्ट जो है हमें इस तरीके से डिग्रेडेशन या लॉस की फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड जो है वो मॉडरेट है। मॉडरेट लेवल क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, द लॉस कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स और इंडिविजुअल। अब इसमें यह है कि इसका इफेक्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लो। ए सीरियस एडवर्स इफेक्ट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल द लॉस माइट, अब उसका क्या इफेक्ट होगा, might causes a significant degradation in mission capability and effectiveness of the function is significantly reduced। definitely उसकी effectiveness reduce होगी, first point। second ये है कि result in significant damage to organizational assets, assets को भी एक damage भी हो सकता है। and then third point significant financial loss, definitely वो भी effect होगा and result in significant harm to individual that does not involve loss of life or serious life threatening injuries। so moderate level भी एक impact रखता है। अब थर्ड जो है हाई लेवल, हाई लेवल में क्या है, the loss could be expected to have a severe or catastrophic adverse effect on the organizational operations। definitely इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स और इंडिविजुअल। ए सीवियर और कैटास्ट्रोफिक एडवर्स इफेक्ट मींस दैट फॉर एग्जांपल द लॉस्ट माइट कॉज ए सीवियर डिग्रेडेशन, उसमें सीवियर डिग्रेडेशन कर सकता है, इसी तरीके से मेजर डैमेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को, एंड देन मेजर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, एंड सीवियर किस्म का हार्म्स जो कि किसी भी इंडिविजुअल के हवाले से हो सकता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों लेवल लो, मीडियम और हाई, लो, मॉडरेट एंड हाई, इनका किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से एग्जांपल्स। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं सो दैट हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉन्फिडेंशियलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में आती है, इंटेग्रिटी किस कॉन्टेक्स्ट में आती है, एंड देन अवेलेबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, एक स्टूडेंट ग्रेड्स की एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं कि उसमें कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है। इंटेग्रिटी क्या है, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंटेग्रिटी है, अगर हम उसमें इंटेग्रिटी रखेंगे तो हमें ये चीज़ कितना बेनिफिशियल होगी, और अगर नहीं रखेंगे तो देन हमें इसका क्या लॉस हो सकता है, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में लो, मीडियम, हाई लेवल्स के ऊपर बात की और उनका इम्पैक्ट देखे। अच्छा, इसी तरीके से अवेलेबिलिटी के हवाले से ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हम इसमें कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जांपल हम देखते हैं कि स्टूडेंट ग्रेड इंफॉर्मेशन, सिंपल एग्जांपल कि इज एन एसेट हुज कॉन्फिडेंशियलिटी इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इंपॉर्टेंट बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट की ग्रेड्स, उनकी GPAs, उनके मार्क्स, ये सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ग्रेड इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। अब ग्रेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो, या उनके पेरेंट्स को हो, या जो एम्प्लॉय हैं उसके उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए
उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको कॉन्फिडेंशियल उस लेवल तक होना चाहिए। स्टूडेंट इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन मे हैव ए मॉडरेट कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग। अब उसकी इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ी बहुत अगर हम उसमें देखें तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जा सकती है। While still covered by FERPA, this information is seen by more people on a daily basis is less likely to be targeted। अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट ग्रेड की है, उनकी एडमिशन की है, पब्लिकली इसको लोगों को अगर हम दिखाएं ऑन वेबसाइट्स, तो ये हमारे लिए इतना कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हो सकते हैं एक मीडियम लेवल पे, तो हमें वो पब्लिकली उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। बट अगर हम इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट इज़ लेस डैमेज इफ़ डिस्क्लोज, लेकिन अगर हम उनके रिजल्ट्स वगैरह हैं उनको अगर वेबसाइट्स पे दिखाते हैं या बच्चों को कोई ऑनलाइन सिस्टम है उसके ऊपर दिखाते हैं, तो हम इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर इसमें नहीं हो सकता। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन सच एज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और फैकल्टी और डिपार्टमेंटल लिस्ट, अगर उनको हम करना चाहें तो इसमें लो कॉन्फिडेंशियलिटी वो है। जैसे ग्रेड्स वगैरह स्टूडेंट के हैं दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, बट अगर हम कौन से स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, किस क्लास में रजिस्टर्ड हैं, उसको अगर पब्लिकली दिखाना चाहें तो वो मीडियम लेवल पे हमारे पास हो सकती है कॉन्फिडेंशियल। बट ये है कि अगर हम लो लेवल पे ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंटल लिस्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो पब्लिकली अगर किसी को पता भी चल जाती है तो देन इट डजंट मैटर। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें इतनी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। सो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें किस किस लेवल पे कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं और किस किस लेवल पे कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकती। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड पब्लिश्ड ऑन स्कूल वेबसाइट, बहुत सी वेबसाइट पे भी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जांपल हमने देखी कि किस किस लेवल पे हम कौन सी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। इस तरह बहुत सी एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं जिनमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी को देख सकते हैं। इंटेग्रिटी की आप एग्जांपल देखते हैं। इंटेग्रिटी बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल हम किसी हॉस्पिटल में पेशेंट एलर्जी सिस्टम है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस डेटाबेस के हवाले से हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर शुड बी एबल टू ट्रस्ट दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड करंट। अब यह है कि हमारा सेंट्रलाइज एक सिस्टम बना हुआ है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ है। अब वहाँ पे डॉक्टर जो है वो जो उस वक्त सिस्टम के ऊपर जो रिपोर्ट अवेलेबल होगी, जो डाटा किसी भी पेशेंट से रिलेटेड अवेलेबल है, वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। ठीक, अब यहाँ पे इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटेग्रिटी डाटा की किसी भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो फॉर एग्जांपल सपोज दैट एन एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल ए नर्स who is authorized to view the update this information so अगर एक नर्स है वो इसमें से कोई इंफॉर्मेशन देखती है, तो अब अगर वो डाटा इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, तो जो डॉक्टर उसके ऊपर जो डिसीजन लेगा और उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है तो देन ये हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर उस लिहाज से पेशेंट के लिए जो मेडिसिन है वो सजेस्ट करेगा। तो द डेटाबेस नीड टू बी रिस्टोर्ड टू ए ट्रस्टेड बेसिस क्विकली, उसको क्विकली बेसिस पे उसको अपडेट करना इम्पॉर्टेंट है। एंड इट शुड बी पॉसिबल टू ट्रेस द एरर बैक टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो अब ये उसके लिए कुछ पर्सनस को नॉमिनेट किया जाए सो दैट वो हर चीज़ को अप टू डेट करें। तो पेशेंट एलर्जी इन्फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट विद ए हाई रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी। अब यहाँ पे हाई रिक्वायरमेंट है। अगर एक इन्फॉर्मेशन जैसे अभी हमने बात की, अगर डॉक्टर्स जो है वो डिसीजन लेता है और इन्फॉर्मेशन जो है अभी अपडेट हुई नहीं है, उसके कोई टेस्ट वगैरह हैं वो अपडेटेड नहीं है और प्रीवियस टेस्ट के ही रिजल्ट पर हैं, तो डॉक्टर प्रीवियस के ऊपर ही कोई डिसीजन ले लेगा। तो मे बी नए टेस्ट हैं, उनमें रिपोर्ट डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है। तो फिर इसमें पेशेंट के लिए वो एक हार्मफुल चीज़ हो सकती है। तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कुड रिजल्ट इन सीरियस हार्म और डेथ टू ए पेशेंट एंड एक्सपोज द हॉस्पिटल टू मैसिव लायबिलिटी। तो ये इंटेग्रिटी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। थर्ड हमारी जो आती है एग्जांपल अवेलेबिलिटी के हवाले से है। अवेलेबिलिटी एग्जांपल
For example, more critical a component or service, the higher is the level of availability required. जैसे हमारे कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसी डेटाबेसेस हैं जिन्हें ऑल द टाइम अवेलेबल होना होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो एन इंटरप्शन ऑफ सर्विस रिजल्ट इन दी इनएबिलिटी फॉर कस्टमर टू असेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. तो अगर हम उसकी ऑथेंटिसिटी करना चाहते हैं, किसी कस्टमर जो लॉग इन होना चाहता है, तो उसमें यह है कि अगर अवेलेबिलिटी का इशू हुआ तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. तो इससे लॉस ऑफ सर्विस ट्रांसलेट इनटू लार्ज फाइनेंशियल लॉस, प्रोडक्टिविटी एंड पोटेंशियल कस्टमर लॉस. तो इस तरीके से अगर हमें कुछ डेटाबेसेस के अंदर या वेबसाइट्स में हम जब लॉगिन करना चाहते हैं ऑथेंटिसिटी, तो उनका अवेलेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो अवेलेबल होंगे, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी रिक्वायर्ड है, तो उससे ये होगा कि हमारा किसी किस्म का लॉस नहीं होगा. तो इस तरीके से हमने देखा कि अवेलेबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है. जी, इससे पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने देखा कि डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विद एग्जांपल्स हमने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और इनका इम्पैक्ट कितना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी चैलेंजेस की, कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर को हम सिक्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहें तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. तो इसमें सबसे पहले है कि अगर हम किसी भी सिक्योरिटी करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर की डाटा की सिक्योरिटी की तरफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट ए सिंपल वन. हमें इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से इश्यूज़ को देखना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है. सेकेंड, मस्ट कंसिडर पोटेंशियल अटैक्स. उसमें यह है कि हम उसमें ये अज्यूम करें कि ये अटैक्स हो सकते हैं, उनको हम कंसीडर करते हुए हम इसको सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएं. देन प्रोसीजर्स यूज्ड काउंटर इंट्यूटिव. उसमें ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट प्रोसीजर्स हमें बनाने चाहिए. देन इन्वॉल्व एल्गोरिदम एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन. उसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स हों तो वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वो है. डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए. मस्ट डिसाइड वेदर वेयर टू डिप्लॉय मैकेनिज्म. हम डिफरेंट मैकेनिज्म बनाएं. अब ये भी चैलेंज है कि हम उसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे सो दैट ये हमारे सिस्टम को सिक्योर कर दें. फिर ये भी है कि बैटल ऑफ विट्स बिटवीन अटैकर एंड एडमिन. अब जो है एडमिन जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सिस्टम को सिक्योर कर रहा है, बट अटैकर्स अपने एंड पे उस सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं. तो अब ये दोनों के दरमियान एक जंग है. सो किस तरीके से एडमिन जो है अपने सिस्टम को सिक्योर करे, अटैकर ने तो अटैक करना है. तो दिस इज आल्सो एन चैलेंज. नॉट परसीव्ड ऑन द बेनिफिट अंटिल फेल्स. अब ये है कि हमारे पास ये भी एक चैलेंज है. जब हम उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करते जाते हैं तो हम एक हद तक, जब तक वो फेल नहीं होता, हम उसको उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसकी सक्सेस की तरफ देखते हैं कि ये किस हद तक हमारी ये सिक्योरिटी है उसके ऊपर सक्सेसफुल रहेगी. तो हम उसको टिल फेलियर हम उसकी ऊपर उसको अप्लाई करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं. तो ये भी एक चैलेंज है. रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग. डेफिनेटली हमें सिक्योरिटी अगर हमने अप्लाई करनी है तो हमें एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी. कुछ अटैक्स को तो हम जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिनको हमने स्टॉप करना है, बट अटैकर डिफरेंट टाइप का अटैक कर सकता है, तो उसमें हमें यह कि रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी. देन टू ऑफन एंड आफ्टर थॉट. अब ये है कि जो हम ये देखें कि बाद में भी क्या हो सकता है. अगर हम कुछ अटैक्स को कंसीडर करते हुए सिस्टम को सिक्योर करते हैं, लेकिन बाद में किस किस टाइप्स के अटैक और भी हो सकते हैं, और उनको भी हमने इस तरीके से करना है कि हम उसके अगेंस्ट भी अपने सिस्टम की प्रोटेक्शन कर सकें. एंड दी 10th चैलेंज कैन बी रिगार्डेड एज इम्पीडिमेंट टू यूजिंग सिस्टम. तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट वो हैं कि किस तरीके से हमारे पास सिक्योरिटी को हम अचीव करने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करते हैं. और अगर हम इन सारे चैलेंजेस को
मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हमारा सिस्टम सिक्योर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल वन वो नहीं है, सिक्योरिटी अचीव करना इज ए डिफिकल्ट टास्क। अब हम OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के हवाले से बात करते हैं। OSI आर्किटेक्चर क्या है? ITU-TX.800 इसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर OSI ये दिया गया है। तो ये डिफाइन करता है ए सिस्टमैटिक वे ऑफ डिफाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। फॉर अस इट प्रोवाइड ए यूजफुल इफ एब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी। तो हम इस पूरे आर्किटेक्चर को हम देखेंगे कि किस तरीके से OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर काम करता है। एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी हम देखते हैं 3 एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अटैक हो सकता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो सकता है, सिक्योरिटी सर्विस हो सकती है। 2 टर्म्स इसके अंदर फर्दर यूज होती हैं जिनको हम देखेंगे, थ्रेट क्या है और अटैक क्या है। थ्रेट इज ए पोटेंशियल फॉर वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटी। थ्रेट क्या हो सकता है कि हमारे जो हमने इस एक सिस्टम को सिक्योर किया उसमें उसको वायलेट कर सकता है, जो हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की है उसको वायलेट करना इज ए थ्रेट। एंड अटैक क्या है? एन असल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी, ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू एवेट सिक्योरिटी सर्विसेज। अटैक क्या है कि वो पोटेंशियल वो जानबूझ के उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी अटैक करता है सो दैट उसको उसकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर सके। तो अटैक सिक्योरिटी, अब ये हम देखते हैं कि सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी सर्विसेज ये क्या कॉन्सेप्ट है और इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। सिक्योरिटी अटैक, एनी एक्शन दैट compromises the security of information owned by an organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पे कॉम्प्रोमाइज करता है, तो ये सिक्योरिटी अटैक है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है या डिवाइस इनकॉर्पोरेटिंग सच प्रोसेस दैट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम ए सिक्योरिटी अटैक। अब अगर अटैक हो गया तो हम कोई ऐसा मैकेनिज्म करेंगे कि हम इससे अपने आप को सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अब सिक्योरिटी सर्विस की बात करते हैं। सिक्योरिटी सर्विस क्या है? ए प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस दैट इन्हांस द सिक्योरिटी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यह कि हम कोई ऐसी सर्विस बना देते हैं जो सिक्योरिटी को इन्हांस करती है। तो एंड दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमें सिक्योरिटी के हवाले से हैं। सिक्योरिटी अटैक भी हो सकता है, डेलिबरेटली कोई अटैक हो रहा है, उसका कोई हम मैकेनिज्म बनाएंगे सो दैट उस अटैक को हम काउंटर मेजर कर सकें। एंड कुछ हम सर्विसेज बना लेते हैं सो दैट कोई भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को अटैक्स को या थ्रेट्स को हम हैंडल कर सकें। अब हम बात करते हैं पैसिव अटैक्स की। पैसिव अटैक्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल एक सेंडर है, कोई एक रिसीवर है, फॉर एग्जांपल सेंडर बॉब है, रिसीवर एलिस है, तो अब ये इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो डार्थ जो है एक थर्ड पर्सन है जो बॉब मैसेज सेंड कर रहा है उसको रीड आउट कर रहा है, उसकी स्निफिंग कर रहा है, उसके मैसेजेस को रीड कर रहा है। तो ये हमारा पैसिव अटैक्स आते हैं। पैसिव अटैक्स बेसिकली क्या हैं कि यूजफुल मीन ऑफ क्लासिफाइंग सिक्योरिटी अटैक्स यूज बोथ X800 and RFC 2828 in terms of passive attacks and active attacks। पैसिव अटैक्स क्या होते हैं कि उसमें जो अटैकर है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जस्ट रीड आउट कर रहा होता है, उसमें किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं करता, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करता, जस्ट स्निफिंग कर रहा होता है। तो पैसिव अटैक्स आर इन नेचर eavesdropping on and monitoring of transmission। वो जस्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं एंड द गोल ऑफ ओपोनेंट इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसके ऊपर वो उसको जस्ट मॉनिटर कर रहा होता है या उसको रीड कर रहा होता है, उस पर कोई किसी किस्म का उससे डैमेज या कोई नुकसान नहीं कर रहा होता।
पैसिव अटैक्स में दो टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें हमारे पास रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स, या तो वो आपके जितने मैसेज कंटेंट्स हैं उनको रिलीज कर रहा होता है, या ट्रैफिक जो है उसको एनालाइज कर रहा होता है। एक्टिव अटैक्स क्या है? अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, जो डार्थ है, वो रीडिंग के बाद उस मैसेज के अंदर कोई मॉडिफिकेशन चेंज करके जो रिसीवर है उसको मॉडिफाइड मैसेज भेजता है। इट मीन्स अब दो पर्सन, जो सेंडर है बॉब, जो रिसीवर है एलिस, अब उनके दरमियान मैसेज कम्युनिकेशन जो है वो अब एक्चुअल जो सेंड हो रहा है वो रिसीवर को वो नहीं मिल रहा। अब दरमियान में एक स्निफर है जो उस मैसेज को कैप्चर करता है, मैसेज को चेंज करके जो रिसीवर है उस तरफ भेज देता है। तो इस तरह बॉब जो मैसेज एलिस को भेजना चाह रही है वो डार्थ जो है उसको मॉडिफाई कर देता है। तो एक्टिव अटैक्स इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रीम्स, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। और अगर हम इसको देखा जाए तो चार कैटेगरीज हैं मॉडिफिकेशन की। एक मैस्क्यूरेट करना, दूसरा रिप्लाई प्रीवियस मैसेज, एंड देन मॉडिफाई करना, एंड डिनाइल ऑफ सर्विस करना। अब इनको हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई होती है, कौन कौन से मेथड जो हैं वो अटैक्स के हवाले से हो रहे होते हैं। तो अब डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि इसमें प्रिवेंट्स और इनहिबिट द नॉर्मल यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो मैसेज जो है वो रिसीवर के पास किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा होता। तो इस तरह हमारे पास ये एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स दोनों टाइप के हो सकते हैं। एक्टिव जो है उसके अंदर चेंजेस मॉडिफिकेशन होके यूज़र के पास पहुंच रही होती है, सेकंड जो रिसीवर एंड पे है, जबकि पैसिव जो है उसमें सिर्फ मॉनिटरिंग या चेंजेस हो रही होती हैं। एक्टिव अटैक्स और ये ऑपोजिट हैं डेफिनेटली पैसिव अटैक्स के, और quite difficult to prevent active attacks absolutely because of wide variety of potential physical software and network vulnerabilities। अब यह है कि हम इन अटैक्स से अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते एक्टिव अटैक से भी, क्योंकि अटैकर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो अगर कोई स्निफिंग करता है तो वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके डाटा जो है वो किसी और फॉर्म में करके भेजता है। अब हमारा जो हमारा पर्पस क्या है, हम डाटा को इसीलिए इंक्रिप्ट करके भेजना चाह रहे हैं, हम डाटा की क्यों सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, सो दैट हम इन अटैकर से जो एक्टिव हैं या पैसिव हैं दोनों से अपने डाटा को सेव कर सकें। सिक्योरिटी सर्विसेज के हवाले से बात करते हैं हम। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है? इनहांस सिक्योरिटी सर्विस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन intend to counter security attacks using one or more security mechanism। हम इस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो सर्विस हम कैसे बना सकते हैं? तो often replicate function normally associated with physical document, for example signatures, date, need protection from disclosure, tampering और distraction। हमें जब भी हम डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करते हैं तो हमें इन चीज़ों की वो होती है, उसमें फिर हम लाइसेंसिंग या रिकॉर्डिंग को इस तरीके से चीज़ों को वो कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी हमें कोई सर्विस हम उसके अंदर कर दें अगर हम अपने सिस्टम के अंदर, तो हमारा डाटा सिक्योर हो सकता है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज डिफरेंट टाइप की हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। X.800 है, RFC 2828 ये भी एक सिक्योरिटी सर्विस है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी X800 के अंदर क्या है? उसमें हमें ऑथेंटिकेशन मिल रही है, एक्सेस कंट्रोल मिल रहा है, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मिल रही है, डाटा की इंटेग्रिटी मिल रही है, डाटा की अवेलेबिलिटी एंड नॉन रिप्यूडाइजेशन मिल रही है। तो हमारे पास ये सर्विसेज के पूरे पैक जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए हमें फुल फ्लैज एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो फीचर डिज़ाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिकवर फ्रॉम ए सिक्योरिटी अटैक, नो सिंगल मैकेनिज्म दैट विल सपोर्ट ऑल सर्विस रिक्वायर्ड। तो जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे पास कोई एक सिंगल मैकेनिज्म नहीं है, बट यह है कि हम डिफरेंट
पर्टिकुलर एलिमेंट्स के हवाले से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे होते हैं और कहीं पे हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म X.800 ये हमारा स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जो कि हमारे पास इनसाइफरमेंट के लिए यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए, एक्सेस कंट्रोल, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग और बाकी मुख्तलिफ और भी जगहों पे यूज़ किया जा रहा होता है। देन इसी तरीके से परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी हैं, ट्रस्टेड फंक्शनैलिटीज़, सिक्योरिटी लेबल्स, इवेंट डिटेक्शन, सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल्स एंड सिक्योरिटी रिकवरी। अब हम बात करते हैं कि एक मॉडल क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से, एक जेनेरिक सेंडर एंड रिसीवर की हम बात करते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंडर हमारा कोई मैसेज है सेंड करेगा और रिसीवर जो है वो उसको रिसीव करेगा। तो सेंडर का इंटरेस्ट है कि हम अपना मैसेज सिक्योर तरीके से सेंड करें, लेकिन दरमियान में हमारे पास जो चैनल है जिसके थ्रू मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो वहाँ पे हमारे पास ओपोनेंट भी है जो उसमें से इंफॉर्मेशन को स्निफ करेगा, एक्टिव या पैसिव अटैक कर सकता है। तो हमें एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी के ऊपर वो करना पड़ेगा कि सेंडर जो है वो उस ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को इसमें इंक्लूड करेगा, इनको बीच में इसको पार्ट बनाएगा। तो इसी तरीके सेंडर जो है वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है एंड जो रिसीवर है वो भी उसी थर्ड पार्टी के थ्रू उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से एक सिक्योर तरीके से मैसेज जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का एक मॉडल है जिसको हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है। तो यूजिंग दिस मॉडल रिक्वायर्स अस टू डिज़ाइन ए सुटेबल एल्गोरिदम फॉर सिक्योरिटी ट्रांसमिशन। तो हम कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाएं जो सिक्योरली ट्रांसमिशन कर सके, जनरेट दी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो कीज़ वगैरह हैं उनको जनरेट करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना उन कीज़ को सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, एंड उसके बाद यह स्पेसिफाई ए प्रोटोकॉल इनेबलिंग द प्रिंसिपल टू यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर ए सिक्योरिटी सर्विस। अब ये है एक मॉडल फॉर नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी। ये सिंपल सा मॉडल है। इसमें यह है कि हमारा जो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको कोई भी अटैकर जो है वो अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल हैकिंग कर सकता है, कोई वायरस है, कोई भी डिफरेंट टाइप का एक्सेस चैनल के ऊपर अटैक हो सकता है। तो उसमें हम दो टाइप की सिक्योरिटी कर सकते हैं एक्सेस सिक्योरिटी। एक है हम गेट कीपर फंक्शन है, हम अथेंटिकेट करें, जो हमारा वैलिड यूज़र है वही लॉगिन हो पासवर्ड के थ्रू, जो दूसरे हैं हैकर हैं वो इसमें इजीली लॉगिन ना कर सके। बट ये है कि अगर वो हैकिंग के थ्रू या वायरसेस जो है वो लॉगिन कर लेते हैं, तो सेकंड स्टेप पे ये है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल भी उसमें रखें, तो उससे हमारे पास ये सिस्टम जो है वो सिक्योर हो सकता है। तो using this model require us to select appropriate gatekeeper function and then implement security control to ensure only authorized user access designated information or resources. ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी इस पूरे लेक्चर के अंदर कोर्स आउटलाइन को देखा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को देखा कि हमारा डाटा की सिक्योरिटी एंड देन उसके अंदर इंक्रिप्शन के थ्रू हम कैसे अपना डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर पे जो है हमने चैप्टर 1 जो था इसको हमने देखा, इसकी आउटलाइन को स्टडी किया कि चैप्टर 1 में क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। तो सेकंड हमने इसमें रोड मैप और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके कॉन्सेप्ट्स को देखा, सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, और उसके अंदर फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इनको हमने देखा सो दैट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हों जो कि आगे हम उनको अप्लाई कर सकें। फिर सिक्योरिटी X800 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसको हमने देखा, सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को देखा। एंड द मॉडल फॉर नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी उसको हमने ब्रीफली स्टडी किया।
फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर को हमने गो थ्रू किया ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।